ये चुनाव, जैसा हम शुरू से बात करते रहे थे कि दुनिया के इतिहास में, भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक देश के इतिहास में सबसे अहम चुनाव है। ये चुनाव ऐतिहासिक ही निकला है और इसका मैंडेट भी ऐतिहासिक है। क्या ऐतिहासिक है? जो नंबर आए हैं उसको कोल्ड एनालिसिस करिए और वो ये है कि बीजेपी और एनडीए की जो सरकार है वो वापस लौट रही है। मोदी सरकार की ये हैट्रिक है और मोदी सरकार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। नंबर जो ऊपर नीचे हुए हैं उस पर हम लोग आगे चल करके चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज ये है कि ये हिस्ट्री है। नेहरू के बाद ये पहली बार हो रहा है कि जहां एक स्पष्ट बहुमत लेकर के एनडीए की वापसी हो रही है। किन परिस्थितियों में वापसी हो रही है और उसमें मोदी जी की रणनीति किस तरह से काम आई, इसको समझने की ज़रूरत है। सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिरी दिनों में क्या हुआ था? आखिरी दिनों में ये हुआ था कि जेडीएस को लेके आए, नीतीश कुमार को लेकर के आए, नायडू को लेकर के आए और ये तीन एलाइज नए जो जोड़े, उसके कारण जो नतीजा आप देख रहे हैं वो सामने है। इससे ये पता लगता है कि ग्राउंड रियलिटी और फीडबैक और स्ट्रेटजी के आधार पर बीजेपी कितने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने को मैनेज करती है। ये चुनाव बिल्कुल तीसरी बार की इनकम्बेंसी का होने के कारण एक कठिन चुनाव था। उसके बावजूद ऐसा स्पष्ट जनादेश, क्लियर मैंडेट कि हम सरकार की कंटिन्यूटी चाहते हैं, हम पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी चाहते हैं, ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरा बड़ा मैसेज इतना ही है कि एक जो सिंपल मेजॉरिटी बीजेपी की थी, उसके सामने एक कोलिशन युग का प्रवेश हो गया है, जिसमें भारत कई सालों तक रहा था, 2014 के पहले तक। तो एक तरह का कोलिशन युग है, लेकिन ऐसा कोलिशन युग है जिसमें दो लोग टेम्परामेंटली एनडीए की पॉलिसी के साथ इस वक्त बड़े अनुकूल नजर आते हैं और वो हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। ये लोग रिलायबल पार्टनर्स हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। तो जो आपने जिक्र किया कि मुलाकातों का दौर और फ़ोन कॉल्स का दौर, ये कुछ एक आध घंटे ही की बात है, उसके आगे चल नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सही बात है। लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी को जिस तरह से संभाला, जो एक साइलेंट तौर पर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप आर्थिक तौर पर भी समझते हैं ज़मीनी हकीकत को। इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि अब मेरा जो इंटरव्यू हुआ था प्रधानमंत्री जी से, उसमें मैंने पूछा था कि आपके बारे में चर्चा है कि आप फीडबैक बहुत लेते हैं, आप अच्छे लिसनर हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो उनका कहना था कि 15 से 20 लाख फीडबैक मैं ले रहा हूं, जो मेरा आगे का प्लान बनने वाला है। यही इम्पोर्टेंट बात है कि ज़मीन की रियलिटी क्या है, पब्लिक क्या कह रही है, मेरी नीतियाँ उनको कैसे समझ में आ रही है, मेरा कम्युनिकेशन उनके साथ कैसा है, इन चीज़ों को वो समझते हैं। आप कल्पना करिए कि ये तीन एलाइज अगर साथ ना होते तो बीजेपी की परिस्थिति और इस मैंडेट का आउटकम कुछ और हो सकता था। और दूसरी बड़ी बात देखिए, बीजेपी, मैंने इस बात को बार बार एम्फेसाइज किया है कि हमेशा एक नए इलाके में जाती है और उसको अपना बनाने की कोशिश करती है। उड़ीसा का गेम देखिए आप, उड़ीसा में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उसकी सीटें जो बीजेपी खुद सोच रही थी लोकसभा में, उससे ज़्यादा सीटें उसको आ रही है। आंध्र प्रदेश में नायडू के साथ अब वहाँ पर वो गवर्नमेंट का पार्ट होंगे, जहाँ बीजेपी की मौजूदगी कभी कोई खास थी नहीं। इसलिए ये दो नए इलाके थे, इन्होंने चुने थे। इनको मालूम था कि हम जहाँ पीक कर चुके हैं वहाँ सीटें कम हो सकती हैं, बढ़ेंगी नहीं, तो सीटों को हम कहाँ से लेकर के आएँ, ये इसमें देखने की बात थी। विपक्ष के लिए क्या है इसमें संदेश? विपक्ष के लिए यह है मनोरंजन, मैं बहुत दिनों से ये बात कहता आया हूँ, कोई नई बात नहीं है, कि हारी बाजी को कैसे जीतना है ये मोदी जी से सीखिए, और जहाँ जीत सकते हैं उसको कैसे हार जाएं, लास्ट माइल में कैसे हाफ जाएं, ये अपोजिशन से जीतिए। देखिए, ये मैंडेट पब्लिक ने दिया है। विपक्ष के विरोधाभासों, आलस्य के बावजूद, कन्फ्यूजन के बावजूद, कमज़ोर नैरेटिव के बावजूद पब्लिक का मैंडेट है। उस पर और चर्चा करेंगे आगे, हमारे साथ दो और खास मेहमान भी हैं उनके साथ। लेकिन विपक्ष के लिए इसमें मैसेज ये है कि थोड़ा आलस कम करते, कंट्राडिक्शन कम दिखाते, फैसले जल्दी कर लेते, तो शायद ये मैंडेट कुछ और हो सकता था। लेकिन इस मैंडेट में विपक्ष की रणनीति का योगदान मैं कम मानता हूँ। पब्लिक का एक मैसेज है इसके पीछे, डेमोक्रेसी के बारे में एक मैसेज है इसके पीछे, एक संतुलन का मैसेज है इसके पीछे, वो इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। जो ये मोदी सरकार जो थर्ड टाइम आएगी, ऐतिहासिक सरकार जो आप कह रहे हैं, इसका स्वरूप कितना अलग होगा? क्योंकि इस बार शायद अलाइज भी होंगे, उनकी भी चलेगी, आपका असेसमेंट? जैसा मैंने कहा कि मोदी जी अच्छे लिसनर हैं, इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ
कि वक्त के मुताबिक जो समय की मांग है उसको देखते हुए कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। बात यह है कि आप एक बड़े लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और सरकार आपको चलाना है। देश की इस वक्त दरकार क्या है और डिमांड क्या है? कंटिन्यूटी और स्थायित्व। इसके लिए कोलिशन को साथ में लेना, जो कि रीजनेबल पार्टनर हैं, और कोलिशन को पार्टनर को अच्छे से मैनेज करने के लिए एनडीए की एक हिस्ट्री रही है, मोदी जी की भी एक हिस्ट्री रही है। इसलिए ये जो कुछ लोग चर्चा कर सकते हैं कि सिंपल मेजॉरिटी वाले प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी चली थी, कहने को एनडीए था, लेकिन अब ये वास्तविक एनडीए हो गया है जहां एलाइज पर निर्भरता हो गई है। ये मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानता हूं। ये बड़े क्लीशेड आर्ग्यूमेंट हैं कि अगर बीजेपी का नंबर 272 नहीं हुआ है तो उससे सरकार चलाने में दिक्कत आएगी। अगर आपकी नीयत साफ है, जज्बा साफ है, तो आप चला लेंगे। और मोदी जी को इसीलिए देखिए, इस मैंडेट का मतलब क्या है, मोटी बात पकड़िए, ये रिजर्वेशन के साथ मोदी जी को लाने का मैंडेट है। अपोजिशन को लाने का मैंडेट है क्या? वो नहीं दिख रहा ना। आप कह सकते हैं कि कुछ सीटें कम हो गई, कुछ सीटें ज़्यादा हो गई, और वो राज्यवार सच्चाइयों का, लोकल फैक्टर का एक अलग विषय है जिस पर हम लोग आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल यही सवाल आपसे कि क्या स्वरूप आप आगे सरकार का देख रहे हैं और जो क्या कुछ बदला है ज़मीन पर, अगर जो ये अगर अलाइज आते हैं तो? एक बात जो संजय भाई ने कही, मैं उससे सहमत हूँ कि इसको ये मानना कि विपक्ष ने बहुत मेहनत की थी इसलिए उनकी इतनी सीटें आई हैं, गलत होगा। इसका उदाहरण मैं अपने प्री पोल सर्वे से देना चाहता हूं, जहां हमने ये देखा कि लोगों का असंतोष बहुत है, संस्थाओं पे से विश्वास गिर रहा है, लेकिन एक असमंजस है। असमंजस इस बात का है कि वो भाजपा को वोट दें या भाजपा को वोट ना दें, और राज्यों में ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर आई है। जितने भी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो एंटी बीजेपी सेंटिमेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं पर लोगों के हैं। उसमें योगदान विपक्ष को मुझे नहीं लगता कि देना चाहिए। और अगर आप देखें तो दोनों जो एनडीए का लोकल मुद्दे भी उठाए हिलाल, हाँ, लोकल मुद्दे उठाए, और इस बार उनका जो नैरेटिव था जमीन पर, अगर कांग्रेस की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा, आपको लगता है इसका कुछ असर नहीं था? बहुत असर है। इसीलिए देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के असर को मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि अगर आप दोनों एनडीए और इंडिया अलायंस के कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये बात बहुत साफ हो जाती है। एनडीए में एक यूनिटी ऑफ मैसेज है जिसका असर हमको यहाँ पर आंकड़ों में दिख रहा है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो ज़बरदस्त था, और वो इतना ज़बरदस्त मैनिफेस्टो था क्योंकि जो कुछ भारत यात्रा में हुआ, कांग्रेस मैनिफेस्टो ने उसको पूरी तरह से स्पष्ट किया और कैंपेन में भी वो बात झलकी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है पार्टी का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तो नहीं हो पाया, और इसीलिए जो मैंडेट आया उसमें जो अंतर है वो यहाँ पर है। एक सवाल संजय जी आपसे, क्या ग्रामीण वोटर और जो शहरी मतदाता है उसका क्या, इससे क्या एक्सप्रेशन निकलता है? इसमें 2-3 लेयर्स हैं, उसको समझने की ज़रूरत है, और इस पर मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ा जो बताऊँ उसके बाद अमिताभ उसमें ऐड करें कि बीजेपी को अर्बन सेंटर्स में उसकी सीटें कम हुई हैं, एनडीए की सीटें अर्बन सेंटर्स में कम हुई हैं। रूरल में दोनों करीब करीब बराबर रहे हैं। बीजेपी की पूरी व्यूह रचना और पूरी कहानी में ज़्यादातर कामयाबी की बातें हैं। जो एक रणनीति गलत हुई या जो एक व्यूह रचना गलत हुई, जो एक राज्य जिसने सारे कैलकुलेशन बिगाड़े, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जिन सीटों का अब हम नंबर देख रहे हैं, मोटे तौर पर हम ये अनुमान लगा सकते हैं, और यही मैं चाहूँगा कि अमिताभ मेरी बात को सही या गलत बता दें, कि दलित और ओबीसीज, नॉन यादव ओबीसीज भी, ये लोग जिसको बीजेपी ने लाने के बहुत प्रयास किए थे, कुछ कारणवश ये उनके पास से छिटक गए। अब आप कह सकते हैं कि आरक्षण को वापस ले लेने की बात, अंबेडकर को याद करने की बात, उसकी वजह से ये हुआ हो। पूरा कैलकुलेशन देखिए, किसी भी पीक स्टेट में भारत के बारे में कोई ये मान लेना कि एक डिक्लेयर कर पाएगा और वो प्रेडिक्शन सही निकलेगा, बेकार की बात है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि कुछ राज्यों में जहाँ पीक कर गए थे मेंटेन किया, कुछ में कम हो गए। जो सबसे बड़ा इनका इलाका था यूपी, जहाँ 80 सीटें थी, जहाँ इनको विश्वास था कि हम अच्छा करेंगे, वहाँ गड़बड़ हो गई। अगर आप यूपी को बाहर निकाल देते हैं, उस नंबर को अगर जो 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 अंदाज था, अनुमान था, उस हिसाब से देखते हैं, या बीजेपी की एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से देखते हैं, तो फिर ये आंकड़े कुछ और होते हैं। फिर बीजेपी संभवतः अपने आप मेजॉरिटी पा रही होती और एनडीए
330 के रेंज में, यानी करीब करीब पुराना वाला मैंडेट या नंबर रिपीट हो सकता था। आप क्या समझते हैं अमिताभ कि इसका अगर हम बिल्कुल 3-4 हाईलाइट एनालिसिस निकालें तो वो क्या निकलता है कि ये जो नंबर आए हैं वो क्यों आए? देखिए, एक तो है कि नंबर आज भी बीजेपी सेंट्रलिटी ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में बनी हुई है। जो बीजेपी का आंकड़ा है स्टैंड अलोन, वो इंडिया के पूरे आंकड़े से ज़्यादा है, नंबर 1। आज जो बीजेपी का आंकड़ा है वो कांग्रेस से 2.5 टाइम्स है, लगभग 250 और 100 पे कांग्रेस है। तो पोल ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स पे बीजेपी है। अब आपने जैसे कहा कि अगर यूपी को निकाल दें, मतलब यूपी में जो लॉसेस हुए अगर वो रिकूप हो जाते थे या वो अगर मेंटेन भी कर लेती थी बीजेपी, तो आज बीजेपी अपने आप सिंपल मेजॉरिटी पे होती थी। अब वहाँ पर 4-5 मुझे लगता है कि फैक्टर्स हैं। बीजेपी ने नेशनली 43% एमपीज को ड्रॉप किया है, 132। वहाँ पर 55 आउट ऑफ 62 एमपीज को रिपीट किया गया है। लोकल एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट एमपीज वाज हाई, नंबर 1। नंबर 2, नॉन यादव ओबीसी वोट ब्लॉक में भी समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी खास करके कुर्मी कुशवाहा समाज में सेंध मारने में थोड़ी बहुत कामयाब हुई थी। लगता है कि और भी कामयाब हुई है, क्योंकि लगभग 1/4 टिकटें इन 2 समाज के कैंडिडेट्स को दिया गया, मतलब लोकलाइज कर दिया गया चुनाव। अब बीजेपी को उम्मीद थी कि जो बसपा कमजोर होगी यहाँ से, क्योंकि गैर जाटव वोट ऑलरेडी बीजेपी के पास शिफ्ट हो चुका है, जाटव वोट भी शिफ्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ कि हमें पावर मिलेगा, रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, एटसेट्रा। लेकिन जो पॉलिटिक्स यादव वर्सेस नॉन यादव की है, थोड़ी एनिमोसिटी है दोनों ग्रुप्स में। नॉन यादव ओबीसीज कैसे बीजेपी के पास आए, क्योंकि यादव समाज ने सारे पावरफुल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रखा था। उसी तरह से वहाँ जाटव और नॉन जाटव समाज में भी थोड़ी बहुत एनिमोसिटी है, जिसकी वजह से जाटव समाज जो है, जब दलित वोट जब छिटका है बसपा से, वो चला गया है समाजवादी पार्टी की तरफ बीजेपी के पाले में नहीं आने से। और मुझे लगता है कि एक और जो इम्पोर्टेंट था, कि एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, कि जब अरविंद केजरीवाल ने 2 स्टेटमेंट्स दिए कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे अगले साल, रिटायर हो जाएंगे 75, और योगी सीएम नहीं रहेंगे चुनाव के बाद, बीजेपी ने दूसरे स्टेटमेंट को काउंटर नहीं किया। ऑफिशियली आकर के बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ही रहेंगे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन योगी के बारे में कोई ऑफिशियल काउंटर नहीं आया, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ी वहां सुगबुगाहट। इसमें एक फैक्टर ये भी लेकिन था कि जहां कैंडिडेट बदले लोकल एमपी की एंटी इनकम्बेंसी के कारण, उसमें सबसे कम यूपी में बदले गए। वही कह रहा हूं मैं। यस, 55 आउट ऑफ 62 रिटेन्ड, मतलब ओनली 7 आउट ऑफ 62 रिप्लेस्ड, 11%, जबकि नेशनल एवरेज इज 43%। एक चर्चा मैं और छेड़ना चाहता हूं, और इसमें आप लोग दोनों इस विषय पर बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, हिलाल भाई तो करते ही हैं, और उसके पहले मैं सुगता श्रीनिवास राजू के पास चलना चाहूँगा। सुगता हमारे बड़े वरिष्ठ सहयोगी हैं। सुगता, आपसे मेरा सवाल ये है, और आप चाहें तो अंग्रेजी में उसका जवाब दे दें। भारत के लोकतंत्र पर बड़ी चर्चा होती रही, और चर्चा ये थी कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं यहाँ पर कमज़ोर हो गए हैं। इस बात का रिकॉग्निशन करने की ज़रूरत है आज कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र कैसा फल फूल रहा है, कितना प्रोटेक्टेड है, वो इंसान कितना डेमोक्रेटिक है कि ऐसा रिजल्ट आ गया। वरना उसके पहले अपोजिशन वाले, विदेशी मीडिया वाले और जो दूसरे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं कुछ भी कह रहे थे। तो भारत की डेमोक्रेसी इसी प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में कैसी रही, आप क्या कहते हैं? So that's a very, very big message coming out of this results, Sanjay ji, because till about yesterday, the Congress, especially and the opposition, was trying to plant doubts about Indian democracy. They were trying to say that the elections may be rigged, the EVMs may be compromised. They were, actually writing long letters. Even yesterday, Kharge ji put out that letter saying that, please don't worry, please don't be afraid, protect Indian democracy. The biggest plank of the opposition was save democracy. And now, after this results, it is quite interesting that their biggest plank has hollowed out, because there was no such manipulation. The EVMs functioned well. The institutions sort of grew their spine and held on. So I think Congress should very gracefully admit that Indian democracy is robust. Indian democracy cannot be easily manipulated. If 950 million people are voting, I don't think somebody sitting in Delhi
can micromanage everybody's vote. So I think it is time that the India Alliance and the Congress, and especially the Congress, puts out this statement graciously today so that it sends out a large signal to just not Indians but to the rest of the globe that Indian democracy is not manipulated, not rigged, and the EVMs were functioning fine and institutions have not collapsed as it was made out to be. So in a way, the biggest plank and the rhetoric that the Congress and the opposition developed, that is save democracy, that plank I think has been completely irrelevant, has been irrelevant.